अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप फिट एज अ फिडल होंगे। इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बाखूबी तरीके से जानता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ। लेकिन ये मैं चाहूँगा कि हुक्स लॉ को कंटिन्यू करने से पहले हमें लिटिल बिट अपनी प्रीवियस नॉलेज को ज़रा चेक कर लेना चाहिए कि इस टॉपिक के साथ जो हमारे पास प्रीवियस की जो कॉन्सेप्ट है उसकी इंटरलिंकिंग है। अगर हम उन प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हमें बड़ी हेल्प होगी। तो चलें जल्दी से 2 मिनट में प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं बच्चों? हम जानते हैं इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी बेसिकली एक रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी डिफॉर्मिंग फोर्स है जो चीज़ों पर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है और उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसका नाम रखा जाता है स्ट्रेस। और अगर जब हम स्ट्रेस की वजह से जितना ऑब्जेक्ट में तब्दीली आई है उसकी ओरिजिनल लेंथ में एज कंपेयर टू बिफोर, उसे कहा जाता है स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन बेसिकली रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है? चेंज इन लेंथ एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल लेंथ का। तो ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल किया। अब हम चलते हैं वही बात जो हमने इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन में पढ़ी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक अजीम हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हुक। हुक ने बच्चों, हुक एक फ्रेंच फिजिसिस्ट साइंटिस्ट था जिसने 17वीं सेंचुरी में कुछ दुनिया के सामने इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस किया। और वो इम्पोर्टेंट बातें कौन सी हैं जिसको दुनिया ने लॉ का दर्जा दिया? आइए आज हम उन्हें पढ़ते हैं। हुक्स कहता था विद इन द इलास्टिक लिमिट। किसके? विद इन द इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force। अब इस सारी की सारी बात को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास एक शुरू में एक बात आ गई है कि भाई वो बात क्या है? वो बात है कि सर हमें ये बताएं कि हमें तो फोर्स का भी पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की पता है, लेकिन ये इलास्टिक लिमिट क्या भला है? तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक लिमिट को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बेसिकली बेटा, तमाम दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं इनकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर रहते हुए अगर कोई काम किया जाए तो उसे कहते हैं अंडर द लिमिट। इसी तरह दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें इलास्टिसिटी होती है और जिनमें मैक्सिमम इलास्टिसिटी हो उनकी भी एक लिमिट होती है। देखें, हमारे पास अगर एक स्केल है स्टील का, उस स्टील के स्केल को एक हद तक हम मोड़ते हैं। अगर उसको बहुत ज़्यादा हम मोड़ कर दें, बिल्कुल चपटा कर दें, तो वो दोबारा से अपनी प्रीवियस पोज़ीशन को अटेन नहीं करेगा। जहाँ तक वो मुड़ता है और हम उसे छोड़ें, दोबारा से वो अपनी असलियत में आ जाए, ये उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। सेम इसी तरह से देखिए, हमारे पास एक स्प्रिंग है। मानो कि आपके बॉल पेन में एक स्प्रिंग होता है, आप वो स्प्रिंग एज़ अ एक्सपेरिमेंटल तौर पर ले सकते हैं। अगर उस स्प्रिंग को लें, लेने के बाद उस स्प्रिंग को रखें, तो उसकी एक मौजूदा आपको कंडीशन नज़र आएगी। अगर उस स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो स्प्रिंग कुछ इस तरह से स्ट्रेच्ड होगा। इतनी फोर्स अप्लाई करने के बाद जब छोड़ेंगे तो स्प्रिंग दोबारा से अपनी असलियत में आ जाएगा। अच्छा, अब पहले से जितनी आपने फोर्स अप्लाई की, अब उससे 2 गुना ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करें तो स्प्रिंग के अंदर मजीद एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, मजीद इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द स्ट्रेस। अच्छा, अब अगर आप सेकंड टाइम उस पर जो फोर्स अप्लाई किया अब उसे भी आप रिमूव करें, वो फोर्स कौन सी है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे रीस्टोर हो जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हम जानते हैं एक फोर्स वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बिगाड़ पैदा करे, और अगर उस बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हम अगर रिमूव करते हैं तो उसके नतीजे में स्प्रिंग में एक और फोर्स पैदा हो जाती है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग दोबारा अपनी मौजूदा कंडीशन को, प्रीवियस कंडीशन को अटेन कर लेता है। लेकिन अगर उस स्प्रिंग की लिमिट से ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई कर दी जाए, अगर मान लो एक स्प्रिंग जो है 5 न्यूटन तक की फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, मैं उस पर 6 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दूं तो क्या होगा बच्चों? आप जानते हैं वो स्प्रिंग दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन को अटेंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो कहता था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर इलास्टिक लिमिट्स में रहते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स से, लेकिन ये सारा का सारा काम होना चाहिए विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो इसे कहा जाता है हुक्स लॉ। आइए इसी बात को हम ग्राफ की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं, और ग्राफ में हम देखते हैं किस चीज़ को देखते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को देखते हैं, हुक्स लॉ को देखते हैं। हम देखते हैं ग्राफ की मदद से कि हम जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किस चीज़ के, एक्सटेंशन के। हुक्स ने यही कहा था ना, क्या कहा था, विद इन द इलास्टिक लिमिट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हमने भी यही कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन। अब देखें भाई, इस साइड पर वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, फोर्स, और एक्स एक्सिस पर बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्सटेंशन। अब मैंने भाई फोर्स दी है 1 न्यूटन की, एक्सटेंशन हुई है 1 सेंटीमीटर, फिर फोर्स दी है 2 न्यूटन, फिर एक्सटेंशन हुई है 2 सेंटीमीटर, फिर फोर्स दी है 3 न्यूटन, फिर एक्सटेंशन हुई है 3 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर, फिर फोर्स दी है 4 न्यूटन, एक्सटेंशन हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, फिर मैंने फोर्स अप्लाई की है 5 न्यूटन, तो एक्सटेंशन हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो भाई उस स्प्रिंग की थी लिमिट, लेकिन अब जैसे ही मैं फोर्स को एक्सटेंड करता हूँ 6 सेंटीमीटर पर लेकर जाता हूँ, कहाँ लेकर जाता हूँ, 6 सेंटीमीटर पर लेकर जाता हूँ, फोर्स को मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो भाई 6 सेंटीमीटर पर ले जाने की वजह से, 6 न्यूटन की फोर्स देने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी डिफॉर्मिंग फोर्स की कंडीशन, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन में चले गए, जिसको हम लोग प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। तो बच्चों यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ तक तो 5 तक तो थी इसकी बर्दाश्त, जिसका नाम है इलास्टिक लिमिट, लेकिन जैसे ही हमने 5 को क्रॉस किया, 5 न्यूटन की फोर्स को क्रॉस किया, हम 6 न्यूटन में पहुंचे, तो वहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंट हमारे पास डिफॉर्म हो गया, और उसकी जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है उसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है। और ये किसकी वजह से हुआ है, डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हुक्स को मजीद और डिस्कस करते हैं, इसी बात को हम हुक्स की और मजीद डिटेल में लेकर चलते हैं, देखते हैं भाई हमारे पास हुक्स क्या कहता था। देखें, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंड है जिस पर एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग हैंग किया हुआ है, और उसके बिल्कुल बराबर में हमारे पास स्केल के ऊपर नंबर्स मौजूद है। अब हम ये जो अनस्ट्रेच हमारे पास स्प्रिंग है, इसको स्ट्रेच कर कर देखते हैं, इस पर हम लोग लोड पुट अप करते हैं। देखें जी, हम इस पर 1 kg का लोड देते हैं, तो इसके अंदर और इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि इसने कम फासला अटेंड किया हुआ है, और ये स्प्रिंग की एलोगेशन ज्यादा हो चुकी है, इसने ज्यादा फासला कवर कर लिया। देन मैंने क्या किया, मैंने इस पर 2 kg लोड किया। जब 2 kg लोड मैंने इस पर पुट किया, तो देखें इसकी एक्सटेंशन 1 के मुकाबले में ज़्यादा हो गई। फिर मैंने इसी स्प्रिंग के ऊपर 3 kg किए, तो आप देखें 1 के मुकाबले में 3 के अंदर कितनी एक्सटेंशन मौजूद है। फिर मैंने 4 kg किया, तो 1 के मुकाबले में 4 को देख सकते हैं। फिर मैंने 5 kg किया, तो 1 के मुकाबले में 5 को देख सकते हैं। फिर मैंने लास्ट में 6 kg किया, और इसकी ये लास्ट लिमिट है जहाँ तक ये स्प्रिंग अटेंड कर सकता है, फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, वहां तक मैं इसे लेकर गया। तो मैंने देखा कि जनाब यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर तो एक वही बात हमारे पास क्लियर हो रही है, कौन सी क्लियर हो रही है, हुक्स यही तो कहता था, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड द फोर्स, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इस और जैसे ही फिर मैंने जो हुक्स की इस बात को वेरीफाई किया, तो मैंने क्या किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इन तमाम वेट्स को अगेन 1 बाय 1 करके, जिस तरह से मैंने पुट अप किया इसी तरह मैं पुट डाउन करूंगा। तो मैंने 6 kg को रिमूव किया, 1 kg निकाला, तो 5 kg बचा, तो देखा स्प्रिंग दोबारा से रिस्टोर हुआ। फिर मैंने 5 में से 1 kg को रिमूव किया, तो 4 kg, मैंने देखा स्प्रिंग दोबारा अगेन और रिमूव अपनी ये प्रीवियस पोजीशन पर गया। इसी तरह मैंने 1 बाय 1 1 बाय 1 1 1 कर कर तमाम के तमाम वेट्स जो मैंने उस पर पुट किए थे वो डाउन कर दिया, और मैंने देखा स्प्रिंग ने दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन को अटेंड कर लिया। उसने यही कहा था, क्या कहा था, कि विद इन द इलास्टिक लिमिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यही तो कहता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हुक्स ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ पर रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ द के, तो लिखा F इज इक्वल टू के ऑफ एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जो हुक्स का लॉ है ये एप्लीकेबल होता है तमाम मैटर्स के ऊपर बच्चों, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। बट एक बात ख्याल रखिएगा,
विद इन द इलास्टिक लिमिट। आई होप मेरा बेटा कि आप लोगों ने इस आज के लेक्चर को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैंने इसके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किया है, तो जाने से पहले उस वीडियो ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें। ये रहा वो वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ रॉबर्ट्स हुक ने 17वीं सेंचुरी में पेश किया था। हुक्स लॉ को स्टडी करने से पहले हमें दो बातें जानना ज़रूरी है, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को सबसे पहले समझते हैं। देखें जी, हमारे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की एक मखसूस लेंथ L है। अगर मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, तो ये स्प्रिंग अपनी मौजूदा शेप में तब्दीली ले आता है। इसकी जो मौजूदा शेप में तब्दीली क्यों आई है, क्या आप ये गैस कर सकते हैं? इसमें मौजूदा शेप और साइज़ जो चेंज हुआ है ना, इसी चेंजिंग का नाम डिफॉर्मेशन फोर्स रखते हैं। हम क्या रखते हैं प्यारे बच्चों? इस चीज़ का हम क्या नाम रखते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आइए ज़रा डिफॉर्मिंग फोर्स की हम मज़ीद डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या? इट इज़ अ चेंज बोथ द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से उसमें जो बिगाड़ पैदा आता है, जो उसकी शेप और साइज उसकी जो तब्दील होती है, इसका नाम रखा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। और जैसे ही हम लोग इस फोर्स को रिलीज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी असलियत में वापस आ जाता है, अपनी पोजीशन पर रीस्टोर हो जाता है। और ये रीस्टोर होने की वजह से इसका नाम रखा जाता है इसकी रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स का फ़र्क तो आप समझ गए होंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो उसमें बिगाड़ पैदा हो, और रीस्टोरिंग फोर्स उसे कहा जाता है जब उस ऑब्जेक्ट से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी असली पोजीशन को रीगेन कर ले, उसे कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। अपोजिट फोर्स ड्यू टू विच स्प्रिंग कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। एक ऐसी फोर्स जो डिफॉर्म फोर्स के अपोजिट काम करे, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखते हैं व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बच्चों किसे कहते हैं? देखें जी, हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस पर हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई तो उसमें कुछ तब्दीली है, उसकी लेंथ चेंज हुई। लेकिन अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगा दें तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। जो चेंज हुई हुई लेंथ दोबारा से अपनी असली पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकती, यही उसकी इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट बेसिकली देयर इज़ ए इलास्टिक लिमिट फॉर द एवरी ऑब्जेक्ट। दुनिया के तमाम ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक लिमिट होती है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑब्जेक्ट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन को अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पर उतनी फोर्स लगानी चाहिए जितनी उसकी इलास्टिक लिमिट हो। इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन को अटेंड नहीं कर पाता। तो इस बात का हमें बड़ा ख्याल रखना है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में हुक्स लॉ को स्टडी करते हैं। देखिए जी, हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। अब ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम लोग एक स्केल के साथ अटैच करेंगे। अब ज़रा गौर से देखिएगा, एक स्केल लेंगे, जिस स्केल के साथ इसे अटैच कर देंगे। ये स्केल इसलिए लिया है कि जब हम इस स्प्रिंग पर फर्दर वेट को हैंग करेंगे, एक्सटर्नल वेट जब इस पर डालेंगे, तो वो एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी आप देख सकें। देखें जी, मैंने अब इस पर एक बाल्टी को हैंग किया है। अब इसमें मैं फर्दर लोड भी इंसर्ट करूँगा। अब मैं इसमें लोड इंसर्ट करता हूँ, एक बॉल को इंसर्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बॉल इंसर्ट होने की वजह से एक डिफॉर्मिंग फोर्स आई, जिसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हुई और स्प्रिंग ने डिस्प्लेस किया। अब मज़ीद मैं इस बाल्टी के अंदर और मैं बॉल्स को इंसर्ट करूँगा, तो जब मैं मज़ीद बाल्टी में बॉल्स को इंसर्ट करूँगा तो आप देखेंगे मज़ीद इसमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हुई है, मज़ीद डिस्प्लेसमेंट हुई है। और मज़ीद एक और बॉल को इंसर्ट करने से क्या होता है, मज़ीद और इलास्टिसिटी और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, उतनी इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही है, किसमें, आपके स्प्रिंग में। और यहाँ ग्राफ की सूरत में देखते हैं कि एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेट। इसी कहा जाता है हुक्स लॉ। थोड़ा सा और डिटेल में लाते हैं।
कि देखें जी हमने क्या देखा कि एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। जिस तरह हमने इस स्प्रिंग के ऊपर वेट को बढ़ाया उसी तरह स्प्रिंग का साइज़ इंक्रीज़ हुआ। मज़ीद वेट हमने इंक्रीज़ किया तो स्प्रिंग का साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ हुआ, जो कि सारा का सारा डिपेंडेंट था फोर्स पर। तो जितनी ज़्यादा वेट बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा उसमें फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है, और हम जानते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज़्यादा वेट डलेगा उतना ज़्यादा ज़मीन उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा असर करेगी, जिसकी वजह से स्प्रिंग में ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग रिमूव करते हैं, और जब इसे रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पर हुक्स ने के कांस्टेंट लिया था, तो लिहाजा डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर होती है के ऑफ एक्स। ये था हमारा टोटल हुक्स लॉ। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। आपने डिटेल्ड लेक्चर्स को अंडरस्टैंड किया, आपने वीडियो ट्यूटोरियल को भी बड़े इत्मीनान से देखा। मैं अगेन आपसे यही बात कहूँगा कि लेक्चर्स को बड़े इत्मीनान से, बड़े तहम्मुल से देखा करें, और जो बात ना आपको समझ आया करे उस बात को वंस अगेन आप लोग रिवाइज किया करें। लेक्चर्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखा करें। जब तक आपको ये लेक्चर समझ ना आ जाए इस लेक्चर को बार बार देखें, ताकि आपकी नॉलेज अच्छे तरीके से बूस्ट हो सके। इसी के साथ आपके सर अली इमरान इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तमाम लेक्चर्स को शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँचाया करें, और इसी में खैर है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।